नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। जहां एक जगह भारत, चीन जैसी कंट्रीज़ हैं जहां पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही है, कुछ और ऐसे देश हैं जहां पे जनसंख्या कम हो गई है और ऐसी कंट्रीज़ को एडवर्टीज़मेंट्स देने पड़ रहे हैं और एक्शंस लेने पड़ रहे हैं उन एडवर्टीज़मेंट्स के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा एक्चुअली फैल रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन कम क्यों रखनी चाहिए। प्रोपेगेंडा यानी कि एक नैरेटिव जिस प्रकार से आप दूसरे के थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सके वो प्रोपेगेंडा कहलाता है और एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। जैसे कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर अगर आप ऐसी रील्स बहुत देख रहे हैं कि जनसंख्या ज़्यादा होने का क्या क्या एक गलत परिणाम होता है, किस प्रकार से जनसंख्या अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो संसाधनों पर दबाव आता है, किस प्रकार से एक माँ को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जब ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर एंड आफ्टर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये सारे प्रोपेगेंडा के पार्ट हो सकते हैं। हालांकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, बट इसको हम ओवर पावर नहीं करने देना चाहते हैं। इस वजह से रशिया ने कुछ ऐसे नए नए कैंपेन्स निकाले हैं कि जनसंख्या बढ़े, साथ ही साथ जो भी ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनके ऊपर ऑफ कोर्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट कार्यवाही भी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊं, डेफिनेटली आज संतोष सर के साथ शाम को 4 बजे जुड़िएगा और ये जो आप बेसिकली जो सीखेंगे सर के क्लास में वो होगा सैटेलाइट से संबंधित जो भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 1 शॉट प्रोग्राम्स हम लेके आ रहे हैं। 1 शॉट प्रोग्राम्स मतलब बेसिकली कोई भी एक टॉपिक लेंगे जो कि यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और उसे एक बार में कंप्लीट कराएंगे। ये 1.5 से 2 घंटे की क्लास जनरली आपकी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा दीपक सर की आज रात को 9 बजे लाइव क्लास है। ये क्लासेस लाइव ही रहती हैं। मेरी 12 बजे जनरली आती है जो कि कल आएगी, उसको भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो रूस की संसद के निचले सदन ने देश की घटती जन्म दर को रोकने के प्रयास में स्वैच्छिक रूप से बच्चे ना पैदा करने के बारे में जो प्रचार चल रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया है। रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंट्री है जो कि एशिया में भी फैली है और यूरोप में भी फैली है। बहुत ज़्यादा आप प्रोपेगेंडाज आजकल सुन रहे होंगे जनसंख्या कम करने के लिए। स्पेशली आजकल के लोग जनरली 1 चाइल्ड रख रहे हैं या फिर 2 चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि 1 चाइल्ड ज़्यादा आप आजकल ऑब्जर्व कर रहे होंगे। रीज़न्स उसके कुछ है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो गया है लोगों का और एजुकेशन लेवल बहुत हाई हो गया है जिससे फैमिली प्लानिंग करने में उनको आसानी हो रही है। दूसरी चीज़, कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड बहुत है, यानी कि एक बार अगर आपका बेबी हो जाता है उसको स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, किस प्रकार से उसकी शिक्षा को आगे कंटिन्यू करेंगे, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और लोग सोचते हैं कि क्वांटिटी से बढ़िया अच्छी है हम क्वालिटी दे दें, यानी कि एक बच्चा करे बट हाँ उसको बेटर क्वालिटी एजुकेशन की दे। तो यहाँ पे सरकार का सबसे बड़ा जो मैटर है रशिया के लिए वो जनसंख्या इसलिए है क्योंकि अगर जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो वर्किंग एज पॉपुलेशन कम रहेगी। वर्किंग एज पॉपुलेशन कौन होती है? वर्किंग एज पॉपुलेशन जनरली 15 से 59 ईयर्स तक के जो लोग होते हैं उनको वर्किंग एज कहते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन। और ये वर्किंग एज पॉपुलेशन कुछ इस प्रकार से कार्य करती है कि पूरी इकोनॉमिक सिस्टम ये संभाल के रखती है, क्योंकि बाकी जो 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज और 60+ एज के लोग होते हैं ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। जब तक वर्किंग एज पॉपुलेशन अच्छी नहीं रहेगी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करेगी, इसीलिए वर्किंग एज पॉपुलेशन होनी अच्छी बात है। इसके अलावा रूस जनसंख्या संबंधी चुनौतियों से जूझने वाला एकमात्र देश नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं। फॉर एग्जाम्पल एशिया में ही आप साउथ कोरिया को ले लो। साउथ कोरिया में जनसंख्या बहुत कम हो गई है। जापान में जनसंख्या बहुत कम हो गई है। यूरोप में इटली को ले लीजिए, इटली में जनसंख्या बहुत कम हो गई है। नॉर्डिक कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी जनसंख्या बहुत कम हो गई, जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, यहाँ जनसंख्या बहुत कम हो रही है। जर्मनी में जनसंख्या बहुत कम हो गई है। तो इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बहुत पिछड़ गई है और ये जानता है रूस कि अगर हमने अपने आप को पिछड़ने दिया तो वापस से रिडेम्पशन का मौका नहीं मिलेगा। यह विधेयक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पारंपरिक रूसी मूल्यों के लिए बड़े पैमाने पर जोर देने के बीच ही आया है, जिसमें उन्होंने विनाशकारी विचारधाराओं की निंदा की है और इसमें उनका दावा है कि वह पश्चिम से आयातित है। यानी कि ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि एक बच्चा सबसे अच्छा या नो बच्चा इज़ वेरी गुड, बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि डुअल इनकम नो किड्स, यानी कि डिंक यानी कि आप बिना बच्चों के रहें और जितना ज़्यादा अपने आप को आर्थिक रूप से अपना उत्थान करते रहे उतना अच्छा है। आप बच्चे के साथ नहीं रहेंगे तो आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ये बात सही नहीं है। देखो हर स्पीशीज़ में ये DNA कोडेड होता है
कि आपको अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाना ही पड़ेगा। ये हम नेचर के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, हम ये नहीं कह सकते कि अब शेर जो है वो घास ही खाएगा और हिरण जो है वो शेर को खाएगा, बिकॉज ये डीएनए एनकोडेड है, जो नेचर में है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। हालांकि अगर किसी को बच्चा नहीं करना, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बिकॉज हम मेयर एग्जिस्टेंस पे नहीं बिलीव करते, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बिलीव करते हैं। बट देयर शुड बी अ बैलेंस। अगर जनसंख्या एकदम नहीं रहेगी, इससे बहुत आगे चल के दिक्कतें हो सकती हैं। अगर बात करें, हर साल घट रहे हैं पैदा होने वाले बच्चों की संख्या। 2016 से लेके 2024 तक कुछ इस प्रकार से बच्चों की जनसंख्या, पैदा होने वाले बच्चों की जनसंख्या घट गई है। 18.9 लाख से हम 6 लाख तक पहुंच गए हैं। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि यह कानून मीडिया, फिल्मों और विज्ञापनों के माध्यम से ऑनलाइन स्वैच्छिक संतानहीनता को बढ़ावा दे रहा है। निचले सदन के अध्यक्ष व्याचस्लाव व्लोडी, जो भी इनका नाम है, उन्होंने कहा, लोगों, खास करके युवा पीढ़ी को उन पर संतानहीनता की विचारधारा थोपे जाने से बचना महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह कानून उन महिलाओं को प्रभावित नहीं करेगा जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है। कानून उसके महिलाओं के अगेंस्ट नहीं है। हमारी बॉडी, हम चाहे जैसे डिसीजन लें। बट अगर हम बात करें कि आप लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि संतानहीन होना अच्छा है, ये गलत बात है। ठीक है, 17 सितंबर को कानून के पहले वाचन में बच्चों को के जन्म के खिलाफ प्रचार फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। दुष्प्रचार फैलाने के लिए व्यक्तियों पर 4 लाख रूबल तक का जुर्माना भी है। इसके अतिरिक्त यह उन विदेशी नागरिकों को लक्षित करेगा जो बच्चे मुक्त आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। उन 1 लाख रूबल तक का उन पर जुर्माना लग सकता है और उन्हें निर्वासन का भी जोखिम हो सकता है। स्टेट ड्यूमा या फिर संसद के निचले सदन ने प्रस्तावित कानून के 3 आवश्यक रीडिंग में तीसरे को मंजूरी दी है। इसमें से तीसरे को दी है। अब संसद के ऊपरी सदन यानी कि फेडरेशन काउंसिलिंग में इसकी समीक्षा की जाएगी और पुतिन द्वारा इसकी पुष्टि भी की जाएगी। इसके साथ जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है यूएन का 2100 तक, तो काफ़ी, अगर बात करें, मीडियम प्रोजेक्शन कुछ इस प्रकार से है, पर अगर लो फर्टिलिटी रेशियो रहा, ये यहाँ तक जाएगा। और मीडियम प्रोजेक्शन ये है और 95% कॉन्फिडेंस के साथ है कि बढ़ेगा। मीडियम प्रोजेक्शन जो कि अभी हम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं वो यहाँ है। अगर फर्टिलिटी कम हुई, फर्टिलिटी आजकल वैसे भी कम हो रही है क्योंकि लोग देर से शादी कर रहे हैं, या अगर किसी महिला की शादी 32-33 में हो रही है, वो फिर बच्चे प्लान भी अगर कर रहे हैं तो एक बच्चा करे, उसके बाद 35 साल की उम्र के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जनरली लोग ये नहीं करते हैं। इसकी वजह से हम जान रहे हैं कि जितना आप ज़्यादा देर से शादी करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि इनफर्टिलिटी भी बढ़ेगी, जो कि मतलब कोई इसमें सही गलत मैं बताने वाली नहीं होती हूँ। हाँ, बट अगर आप फैमिली चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके कम से कम 2 से 3 बच्चे हों, तो जल्दी शादी करना बेहतर माना जाता है। 28 की उम्र में भी अगर आप शादी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जिनको बच्चे नहीं चाहिए या बच्चे कम चाहिए, 1 बच्चे चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, तो वो 30s में अपनी शादी कर सकते हैं, 30, 31, 32, 33। ठीक है, इसके अलावा बच्चों से मुक्त प्रचार के खिलाफ कानून रूसी सरकार द्वारा विनाशकारी विचारधाराओं के खिलाफ है। इसके बारे में क्रेमलिन का दावा है कि वे पश्चिम से आयातित हैं और रूसी सरकार समाचार एजेंसी ने इसे गैर पारंपरिक यौन संबंधों और लिंग पुनर्मूल्यांकन को बढ़ावा देने के लिए दंड के रूप में बताया है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार ये विचार पुतिन की नीतियों से भी जुड़े हैं, जिन्होंने 2000 के बाद से रूस में अपनी सत्ता को लगातार मजबूत किया है। उनकी नीतियां न केवल आर्थिक हितों के से प्रेरित हैं, बल्कि राष्ट्रवाद और रूढ़िवाद ईसाई धर्म पर आधारित भी हैं, क्योंकि रूढ़िवादी विचारधारा का रूस माना जाता है। सैन्यीकृत समाज बनाने के उनके प्रयास से भी प्रेरित है, जो कि पश्चिम के साथ सभ्यतागत संघर्ष में फंसा हुआ है। अब तक रूसी सरकार ने नारीवादियों, LGBTQ कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र पत्रकारों पर विदेशी एजेंट, चरमपंथी और आतंकवादी के रूप में इन्हें बोला है, जिनको बाद में जेल में भी डाल दिया। गर्भपात की सुविधा में लगातार कटौती भी की जा रही है, जो कि गलत है। देखो, कभी कभी होता है जब आप बच्चों के लिए तैयार नहीं होते हैं, आपको लगता है कि शायद अगर ये बच्चा हो जाता है तो उसके बाद उसकी लाइफ और ख़राब हो सकती है, मेरी लाइफ भी ख़राब हो सकती है। तो इसमें कुछ तभी बोलते हैं ना, फैमिली प्लानिंग करके चलनी चाहिए। तो तभी आप गर्भपात से कराने के लिए आपके पास जितने भी संसाधन हैं, सेफ़ हैं, आप उसका ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज इट इज़ योर बॉडी, आपकी लाइफ भी इफेक्ट होगी। ठीक है, जबकि रूसी मंत्रियों ने कथित तौर पर महिलाओं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बजाय 18 वर्ष की आयु में परिवार शुरू करने की अपील की, जो फिर भी गलत है। इसके अलावा पुतिन ने कई अवसरों पर कहा कि रूस का जनसंख्यिकीय संकट उन्हें परेशान करता है। उन्होंने इसे यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध की पृष्ठभूमि में एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या बताई है। रूस का मंडराता जनसंख्यिकीय संकट आधिकारिक आंकड़ों के हवाला देते हुए राइटर्स ने कहा कि 2024 की पहली 6 मासी में रूस में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या करीबन 6 लाख थी,
जो 1999 के बाद से सबसे कम आंकड़ा है। और जून में देश में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या 6% की गिरावट दर्ज की गई है, जो 98,600 थी। पहली बार यह संख्या 1 लाख से नीचे देखी गई है। इस साल रूस की जनसंख्या में 18% की गिरावट दर्ज की गई है। पहले 6 महीनों में 3,25,100 मौतें भी दर्ज हुई है। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 49,000 से अधिक थी। यानी कि पॉपुलेशन अगर कम हो रही है, डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट भी लो है ना, तो हम क्या देखेंगे कि पॉपुलेशन स्टैग्नेंट होगी और फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन करेगी। इसका कारण यूक्रेन युद्ध में अग्रिम मोर्चे पर हताहतों की संख्या थी। प्रभावी रूप से घटती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर के परिणाम स्वरूप जनसंख्या सिकुड़ती हुई और वृद्धि होती जाएगी। इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव श्रम बाजार पर पड़ेगा। जब काम है आपके पास पर काम करने वाले ही नहीं हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तब आप एआई का इस्तेमाल करेंगे और एआई से तो दुनिया चलेगी नहीं। इसके अलावा रूस के सैन्य और नागरिक उद्योग उसी सिकुड़ते श्रम फल के फूल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे उत्पादकता और आर्थिक उत्पादन कम हो रही है। रूस के एक अखबार है, उससे बताया है कि 2023 में रूसी श्रम मंत्री ने कहा कि निर्माण और परिवहन क्षेत्रों में श्रम की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की गई है। हालांकि भारत के लिए एक स्वर्णिम मौका है, क्योंकि जहां जनसंख्या कम होती है वहां हम पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ चीन के लिए भी अच्छा है ये। चीन में भी जनसंख्या अब ऑलमोस्ट कम हो रही है, तो यहाँ पे भारत इन सारी कंट्रीज से कुछ ना सीखे। हालांकि फर्टिलिटी रेट भारत में भी काफ़ी कम हुआ है। IMF के अनुसार यदि वर्तमान जनसंख्या के रुझान जारी रहे तो अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग 0.5% की गिरावट देखी जाएगी। हालांकि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और इटली जैसे कई अन्य विकसित देशों में हाल ही में कम जन्म दर की इसी समस्या का सामना ये भी देख रहे हैं। साथ ही साथ कुछ मुद्दे देश विशिष्ट हैं, जैसे कि चीन की अनिवार्य एक बच्चा नीति। ये 1980 से लेकर 2016 तक चली थी, और ये 2016 में जब देखा कि जन्म दर बहुत ज़्यादा गिर गया और श्रम बल भी जा रहा है, तो 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी हटा दी गई थी। तब 2 चाइल्ड पॉलिसी ले आए थे। रूस के मामले में अटलांटिक काउंसिलिंग के एक रिपोर्ट में बढ़ते सीमित आव्रजन और निरंतर प्रतिभा पलायन को महत्वपूर्ण कारकों के रूप में देखा गया है। सामान्य तौर पर जन्म दर में गिरावट आती है क्योंकि देश बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करते हैं। महिलाएं शिक्षित होती हैं, शादी देर से करती हैं, तो बच्चे भी देर से होते हैं। यदि जीवन यापन के लिए लागत बढ़ती है, जैसे कि आधुनिकीकरण की वजह से, शहरीकरण की वजह से, तो बच्चों का पालन पोषण भी महंगा हो जाता है। इस वजह से फिर लोग बच्चे कम करने लगते हैं। 2 से 1 हो जाएंगे, 3 से 2 या 2 से 1 हो जाएंगे। किसी देश में शुद्ध वार्षिक जनसंख्या परिवर्तन की गणना जन्म लेने वाले लोगों और प्रवास करने वाले लोगों की संख्या लेकर तथा उसमें मृत्यु और देश से बाहर जो प्रवास कर रहे हैं उनको घटाकर की जाती है। इसलिए जन्म, मृत्यु और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के पीछे मुख्य एक संख्या बन जाती है। उदाहरण के लिए भारत ने अपनी स्वतंत्रता के आसपास की अवधि में अपने लोगों के बीच उच्च संख्या में जन्म और उच्च मृत्यु दोनों देखी थी। इसके अलावा उच्च जन्म कृषि समाजों में परिवारों की मदद करने के लिए देखा जाता था, जहाँ पे बच्चों को असेट माना जाता था कि जितने हमारे पास लेबर फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा हमको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ लेकिन प्रचलित बीमारी और बुनियादी ढांचों और सेवाओं की कमी की वजह से उच्च मृत्यु दर भी देखी जा रही थी। अब तो साइंटिफिकली और मेडिसिनली हम बहुत आगे पहुंच गए हैं, इसलिए मृत्यु दर बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। साथ ही साथ कुल मिलाकर जनसंख्या परिवर्तन न्यूनतम था। जब बुनियादी सेवाएं ज़्यादा लोगों को उपलब्ध हो गई तो मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी आई। ऐसा माना जा रहा है 2050 तक भारत में 347 मिलियन 60+ ईयर्स के लोग रहेंगे। मतलब भारत में हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, और अगर जन्म दर अच्छा नहीं रहा तो रिप्लेस करने के लिए लोग भी नहीं रहेंगे। तो जो आज ये सारी कंट्रीज़ देख रही, भारत में भी एक समय आएगा, आज से 100 साल के बाद भारत में जन्म दर बहुत कम हो जाएगा और मृत्यु दर भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एक बहुत बूढ़ी पॉपुलेशन रह जाएगी। तो इसीलिए जनसंख्या कभी भी अत्यधिक घटनी नहीं चाहिए, कोई भी एक्सट्रीमिटी नहीं होनी चाहिए। जनसंख्यिकीय सिद्धांत कहते हैं कि अंततः शिक्षा और समृद्धि का मतलब है कि जन्म दर भी कम है और जनसंख्या में शुद्ध परिवर्तन फिर से न्यूनतम है। इस चरण में आमतौर पर बेहतरी भी देखने को मिलती है, जैसे कि जीवन प्रतिशत सुधर जाती है, जीवन की गुणवत्ता सुधर जाती है, शिशु मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है।
प्रसव के समय महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आया है, लेकिन अगर मृत्यु जन्मों से अधिक हो जाती है तो कुल जनसंख्या साल दर साल कम होती जाएगी, जैसा कि जापान के मामले में हुआ। अब जापान में जनसंख्या इतनी ज़्यादा कम हो गई है वर्किंग फोर्स की इनको दूसरी कंट्रीज से बुलाना पड़ रहा है। इनफैक्ट अभी हाल ही में जर्मनी ने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स, भारत से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनका वीज़ा 20,000 से बढ़ा के सालाना 90,000 कर दिया है। ये हाल है वहाँ का। अगर आबादी में ज़्यादातर लोग बूढ़े हो रहे हैं तो या जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, कार्यबल से बाहर हो जाएंगे। इससे निपटने के लिए चीन ने 2 साल का एक्स्ट्रा काम दे दिया है, यानी कि जो जनरली वहाँ की रिटायरमेंट ईयर है 65 ईयर्स, उसको बढ़ा के 67 ईयर्स कर दिया है। युवा पीढ़ी को उनका समर्थन करना होगा क्योंकि उनके करों का ज़्यादा हिस्सा पेंशन में जाएगा। तो जितना ज़्यादा बूढ़े लोग हमारे पास होंगे, हमारे जितने भी टैक्सेस जाएंगे वो बेटरमेंट के लिए, रोड्स के बेटरमेंट के लिए, बुनियादी ढांचों के बेटरमेंट के लिए नहीं यूज़ किए जाएंगे। अगर जनसंख्या बूढ़े लोगों की ज़्यादा हो गई तो हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो उनके पेंशन की तरफ जाएंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी की तरफ जाएंगे। इसलिए जनसंख्या बहुत कम नहीं होनी चाहिए, जिससे वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों के लिए कम पैसा बचेगा। कामकाजी उम्र के लोगों की कमी का मतलब यह भी होगा कि बुजुर्गों की देखभाल करने वाले भी कम होते चले जाएंगे। चीन में यह पहले ही देखा जा चुका है। हाल ही में एक बच्चा नीति में डील दिए जाने के कारण युवा लोगों के बीच 4:2:1 का संक्षिप्त नाम गढ़ गया है, जिसका अर्थ है कि कैसे 4 दादा दादी और 2 माता पिता एक ही बच्चे पर निर्भर हो जाते हैं। इसके अलावा नीति 1980 से लेकर 2016 तक जारी करी गई है और इस पर पीढ़ियों का असर पड़ेगा। जनसंख्यिकीय संकट यानी कि डेमोग्राफिक क्राइसिस कब तब होती है जब देश या फिर समाज में जनसंख्या से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गहरी चुनौतियां पैदा करेगा। यह संकट कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जिनमें मुख्य रूप से कुछ शामिल हैं। जनसंख्या में गिरावट आना, लगातार वृद्ध जनसंख्या बढ़ती जाना, इसके अलावा युवा जनसंख्या में कमी होती जाना। इसके क्या क्या रीज़न होंगे, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जनसंख्यिकीय संकट के परिणाम आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। कार्यबल ही नहीं रहेगा तो वो कार्य कितना कर लेगा। इसके बाद सामाजिक समस्याएं बढ़ेंगी। वृद्धों की जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो मैंने आपको बताया किस तरह से जो कर आएंगे, सरकार के पास जो कर आएगा उससे ज़्यादातर वो पेंशन या वेलफेयर स्कीम्स बूढ़ों के लिए, वृद्धों के लिए निकालेगी और हमारे यूज़ के लिए बहुत कम होगा। राजनीतिक चुनौतियां भी आगे आएगी। यदि जनसंख्या में असंतुलन होता रहा तो सरकार को संसाधनों का उचित वितरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। वैश्विक स्थिति एवं भारत की बात करें तो गिरते प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण लगभग सभी देश अपनी वृद्ध आबादी के अनुपात में बढ़ोतरी का अनुभव कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग की संख्या वर्ष 2019 में 703 मिलियन थी, जो वर्ष 2050 में दोगुनी होकर 1.5 बिलियन हो गई। इसी प्रकार वैश्विक जनसंख्या में वृद्धों की हिस्सेदारी कुल 16% हो जाएगी और भारत जैसे विकासशील देश तेजी से वृद्ध आबादी के बढ़ने का अनुभव कर ही रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की वृद्ध आबादी मौजूदा 60 मिलियन से 227 मिलियन हो जाएगी और 347 भी हो सकती है। ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन एजेंसी ने बताया था। तदनुसार वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 9.8 से बढ़कर 20.3 हो जाएगी। इस प्रकार भले ही जनसंख्या लाभांश, जनसंख्यिकीय लाभांश आर्थिक समृद्धि में सहायक है, लेकिन वृद्ध आबादी की वृद्धि और पेंशन प्रणालियों पर भी बढ़ता दबाव सरकार को परेशान करेगा। भारत में इस प्रकार से, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसका अलग से वीडियो है हमारे पास, उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि किस प्रकार से भारत में वृद्धों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इसका क्या क्या प्रभाव होगा। जनसंख्यिकीय संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्यिकीय संक्रमण का तात्पर्य समय के साथ जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जैसे कि जन्म दर तथा मृत्यु दर में परिवर्तन। ठीक है, तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।